नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ओलिगोपोली मार्केट। और इस ओलिगोपोली में एक स्पेशल केस होता है जिसे हम कहते हैं डिओपोली मार्केट सिचुएशंस। इसके बारे में हम आज से आपसे डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरीज मॉडल्स जो कि काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम आपसे इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे। तो इसके पहले मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो कि हम इम्परफेक्ट कंपटीशन के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट आखिरकार होता क्या है। तो ओलिगोपोली मार्केट समझने से पहले इसके डेफिनेशंस के बारे में समझते हैं। तो ओलिगोपोली जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अल्पाधिकार, ओलिगोपोली को हम कहते हैं कि अल्पाधिकार। अल्पाधिकार केवल कुछ विक्रेताओं का वह बाजार है जो समरूप या विभेदीकृत वस्तुओं की बिक्री करते हैं, यानी कि जो एक जैसी या अलग अलग वस्तुओं की बिक्री करते हैं अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से। इसके अंतर्गत बहुत कम विक्रेता होते हैं जो एक दूसरे की पारस्परिक निर्भरता को पहचानते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जितने भी जो भी विक्रेता हैं, क्योंकि कम सेलर्स होते हैं तो वो एक दूसरे की कमज़ोरी को, एक दूसरे की नीतियों को काफ़ी अच्छे तरीके से पहचानते हैं और वो एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। तो इंग्लिश में देखा जाए तो एन ओलिगोपोली इज़ अ मार्केट सिचुएशंस ऑफ ओनली फ्यू सेलर्स, कम सेलर्स होते हैं, ऑफरिंग आइदर होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। देयर ऑल्सो फ्यू सेलर that they recognize their mutual dependence. Its spelling is wrong. It's actually this mutual independence. Here it is there. Mutual independence, MUTUAL। तो म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है, यानी कि पारस्परिक निर्भरता को एक दूसरे के पहचानते हैं कि जो दूसरा वाला सेलर है वो किस हद तक अपनी अपनी नीतियों को फ्रेम आउट कर सकता है। तो ये एक ओलिगोपोली है। छोटे में समझना चाहें तो एक इतना समझ लीजिए कि ओलिगोपोली कुछ विक्रेताओं का वह बाजार है जो एक तरीके की या अलग अलग टाइप की वस्तुओं की सेल करते हैं। इसके अंतर्गत बहुत ही कम सेलर होते हैं जो एक दूसरे की पारस्परिक निर्भरता यानी कि म्यूचुअल डिपेंडेंस को अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। अब समझते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला आ जाता है फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स। यहाँ पे कम सेलर्स होते हैं, तो इस केस में कुछ ही सेलर्स के द्वारा टोटल सप्लाई के लार्ज पोर्शन की सप्लाई वे करते हैं। मतलब जो जितनी भी मार्केट में टोटल सप्लाई है उसका बड़ा हिस्सा, जैसे कि मान लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पे कि टोटल मार्केट में 100 प्रोडक्ट की सप्लाई हो रही है, तो अबाउट 70 to 75 प्रोडक्ट्स इज बीन सप्लाइड बाय दीज सेलर्स। तो 70 से 75 पोर्शन उस 100 यूनिट्स के सेल जो हो रहे हैं, जो सप्लाई हो रहे हैं, उसका जो 75 से 80 प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्हीं लोगों के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे कम सेलर्स होते हैं, तो इस केस में कुछ ही सेलर्स के द्वारा टोटल सप्लाई के लार्ज पोर्शन की सप्लाई वे करते हैं। तो ओलिगोपोली में हर सेलर वस्तु की प्राइस और प्रोडक्शन की मात्रा को काफ़ी सीमा तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। क्यों प्रभावित कर सकता है? क्योंकि वो लार्ज पोर्शन ऑफ सप्लाई को वो खुद ही हैंडल करते हैं। तो ये था फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स। दूसरा है म्यूचुअल डिपेंडेंस। ओलिगोपोली में कम सेलर्स होने के कारण एक दूसरे को अच्छी प्रकार से वे जानते हैं और उनका अगला कदम क्या होगा ये उन्हें पता रहता है कि अब इनका अगला कदम यह होगा। वो कदम प्राइस पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है, किसी भी चीज़ की पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है। तो वो यह भी अवगत रहते हैं, यह भी पता रखते हैं कि और उसी हिसाब से अपनी प्राइस को भी, अपने प्रोडक्ट के मूल्य को भी वे तय करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, बोथ डिपेंड्स ऑन ईच अदर। सो दिस इज द म्यूचुअल डिपेंडेंस। थर्ड इज डिफ़िकल्टी इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ न्यू फर्म्स। देखिए, ओलिगोपोली में जो नई फर्में होती हैं उनकी प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध होता है, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि कानून के द्वारा उन वस्तुओं का प्रोडक्शन, उत्पादन केवल कुछ ही फर्म को ही प्राप्त होता है, जिसके कारण ओलिगोपोली न्यू फर्म्स की एंट्री में दिक्कत आती है। ओलिगोपोली मार्केट में न्यू फर्म्स की एंट्री में उन्हें दिक्कत आती है और पुरानी छोड़ के नहीं जा सकती।
तो डिफ़िकल्टी इन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ न्यू फर्म्स का कॉन्सेप्ट ये था। फोर्थ है इनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि मांग वक्र की अनिश्चितता। ओलिगोपोली में जब यह तय ही नहीं रहता कि जो फर्में स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रही है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही है, उसके कुल कितने उपभोक्ता हैं, कुल कितने कस्टमर्स हैं और डिमांड का रेशियो क्या है, उनके कस्टमर्स के द्वारा जो डिमांड की जा रही है उसका रेशियो क्या है, यह पता नहीं रहता। तो ओलिगोपोली में डिमांड कर्व विल बिकम अनसर्टेन, वो अनिश्चित ही रहेगा अपना डिमांड कर्व। जब आपको यही नहीं पता कि आपकी जो डिमांड है उसका रेशियो क्या है, आपके कितने कस्टमर्स हैं मार्केट में, आपको जब ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप डिमांड का फैसला नहीं कर सकते। तो ये अनसर्टेन रहेगा और इसका जो डिमांड कर्व बनेगा वो अनसर्टेनिटी उसमें झलकेगा, शो करेगा, कभी कम हो जाएगा कभी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज़। ओलिगोपोली में एवरी प्रोड्यूसर, हर सेलर यानी कि हर उत्पादक और हर विक्रेता मैक्सिमम सेल, अधिकांश सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट का यूज़ करते हैं, जिसके कारण वे इंफॉर्मेशन, अपने नए प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसे वे कस्टमर्स को प्रदान करते हैं, उसे वो देते हैं कि हम ये नया प्रोडक्ट ला रहे हैं। और अपने अगर कुछ चेंजेस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में जो कि पहले से ही मार्केट में चल रहे हैं, उसके बारे में भी वे उन्हें बताते हैं एडवर्टीजमेंट्स के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू विच, उसी के अकॉर्डिंग, उसी एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कस्टमर जो रहता है वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट हो जाता है। सो जितना ज़्यादा आपका एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव रहेगा उतना ही ज़्यादा कस्टमर का मोटिवेशन उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बढ़ेगा और उसी के हिसाब से आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो ओलिगोपोली में डिमांड को बढ़ाने के लिए हमको एडवर्टीजमेंट एक्टिविटीज़ करना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट है ग्रुप बिहेवियर। ओलिगोपोली के मार्केट सिचुएशंस में हम सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली, जो 2 या 3 फर्में होती हैं उनकी क्रिया को स्टडी करते हैं, उनके काम को स्टडी करते हैं कि वो किस प्रकार के काम कर रही हैं, क्योंकि ये दोनों फर्म एक दूसरे को इतनी मिली जुली होती हैं कि उनकी क्रिया, उनके काम जो वो कर रहे हैं उनका प्रभाव दूसरी फर्मों पर अवश्य देखने को मिलता है, निश्चित रूप से देखने को मिलता है। तो इन ओलिगोपोली मार्केट में हमको फर्म्स की कलेक्टिव स्टडी करनी पड़ती है, ग्रुप स्टडी करनी पड़ती है। तो हम इस ओलिगोपोली में ये कह सकते हैं कि हमको ग्रुप बिहेवियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंसी, अनिश्चितता। अनिश्चितता भी हम इसे कह सकते हैं, असंगत भी कह सकते हैं। ओलिगोपोली में जब 2 या 3 फर्में होती हैं तो इनमें कुछ बड़ी और कुछ छोटी फर्में होती हैं, कुछ बड़ी फर्में होंगी और कुछ छोटी फर्में होंगी, क्योंकि 2 या 3 ही फर्म है तो कुछ बड़ी होंगी कुछ छोटी होंगी। सभी एक समान की नहीं होती, सभी एक बराबर नहीं होती, सभी एक तरीके से उनका स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता। तो ओलिगोपोली में फर्म्स के बीच में असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंसी फॉर्म हो जाती है। तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इम्पॉर्टेंट है ओलिगोपोली कंपटीशन को पूरी तरीके से समझने के लिए। अब बढ़ते हैं, इस ओलिगोपोली में एक स्पेशल केस होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिओपोली। डिओपोली कोई एक अलग तरीके का कोई एक मार्केट नहीं है, जैसे आपका मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन ये सब था। यहाँ ओलिगोपोली के अंतर्गत एक स्पेशल केस है जिसका नाम है डिओपोली। तो इसे हम अब समझेंगे कि डिओपोली मार्केट होता क्या है। तो यहाँ पे कुछ आपके सामने फीचर्स लिखे हैं, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इन्हें समझा देता हूँ। सुनिए, डिओपोली मार्केट में केवल और केवल 2 विक्रेता होते हैं, यानी कि 2 सेलर होते हैं, और वे दोनों सर्वथा एक समान की प्रोडक्ट को, गुड्स को प्रोडक्शन या उसको बेचते हैं। एक तरीके की प्रोडक्ट्स बेचेंगे, एक ही तरीके का प्रोडक्शन करेंगे, एक ही तरीके से सेल करेंगे। यहाँ तक कि उनकी प्रोडक्ट की प्राइस यानी कि मूल्य और कलर ये तक भी वो सेम होता है। तो ऐसे में हर सेलर, प्रत्येक विक्रेता दूसरे विक्रेता या सेलर कह सकते हैं कि प्राइस प्रोडक्शन पॉलिसीज़ के बारे में अच्छी प्रकार से अवगत होता है, अच्छी प्रकार से उसे पता होता है कि उसका प्राइस क्या रहेगा, उसका प्रोडक्शन किस हिसाब से होगा। दूसरे अपने कॉम्पिटिटर के बारे में उसे सारी जानकारी प्राप्त रहती है। और अगर उसका कॉम्पिटिटर यानी कि अगर दूसरा विक्रेता अपनी प्राइस में किसी प्रकार का चेंजेस करता है
या अपनी पॉलिसीज़ में किसी भी प्रकार का चेंजेस करता है तो दूसरे पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा भी तुरंत वही परिवर्तन, वही चेंजेस अपने प्रोडक्ट या अपने प्रोडक्शंस के में कर देता है, तुरंत वो चेंज कर देता है। तो दो उत्पादकों के बीच मूल्यों में, प्राइस में, यानी कि दो प्रोड्यूसर्स के बीच प्राइस में कमी करने की कंपटीशन छिड़ जाती है, शुरू हो जाती है कि वो इतना कम किया, चलो हम इतना कम करेंगे, वो फिर कम किया, फिर हम कम करेंगे। और अंत में वे इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर हम निरंतर रूप से, मतलब कि कंटिन्यूअसली प्राइस में कमी करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमको लॉस हो जाएगा। तो हमें एक काम करना चाहिए उन दोनों को कि दोनों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए, सेटलमेंट कर लेना चाहिए कि एक सीमा के बाद, एक लेवल के बाद हम अपनी प्राइस में कमी नहीं करेंगे, हम अपनी मूल्यों में कमी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से दोनों को ही नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये इस पूरे डिओपोली मार्केट का जिस्ट है। मतलब कि इसमें टू सेलर्स होते हैं, एक ही तरीके के प्रोडक्ट बेचते हैं, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता रहता है, अलग फ्रीक्वेंट चेंजेस करते रहते हैं अपनी प्राइस में, अपनी पॉलिसीज़ में। कंपटीशन शुरू हो जाती है कि मूल्यों में कमी करिए। ये तो एक मैंने एग्जांपल दिया था प्राइस को लेकर कि किस प्रकार का कंपटीशन दोनों में शुरू हो सकता है। उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और दोनों लोग एक दूसरे से सेटलमेंट कर लेते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें हमको अब आगे परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये था कुछ डिओपोली मार्केट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस डिओपोली मार्केट को समझने के लिए। इस डिओपोली मार्केट को अच्छी तरीके से समझने के लिए दो मॉडल बेहद ज़रूरी हैं। तो वो दो मॉडल क्या नाम है उन दोनों मॉडलों का? एक था कुर्नोट मॉडल और दूसरा है स्टेकलबर्ग मॉडल। ये दोनों ही बहुत ही प्रख्यात इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल्स दिए हैं। तो इनके एक मॉडल्स को हम डिओपोली मार्केट में क्या मॉडल दिया है, इसके थ्रू हम इस डिओपोली मॉडल को समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहले इकोनॉमिस्ट से, जिनका नाम है कुर्नोट। तो कुर्नू महोदय ने, ये सबसे पहले समझ लीजिए कि ये कौन थे। ये एक फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट थे, फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट थे। कुर्नू ने डिओपोली का मतलब बताया है कि दो सेल, उन्होंने डिओपोली मॉडल में ये ऐसा एज्यूम किया है कि इन्होंने एज्यूम किया कि दो सेलर्स हैं। डिओपोली मॉडल में दो सेलर्स हैं, लेकिन ये ओलिगोपोली यानी कि दो से ज़्यादा लोगों पर भी अप्लाई होता है। डिओपोली का मतलब होता है कि दो ही सेलर हैं, इन्होंने ऐसा अज्यूम किया है, लेकिन इनका मॉडल ओलिगोपोली यानी कि दो से ज़्यादा पर भी ये अप्लाई हो जाता है। मतलब कि कुर्नोट कंपटीशन इज़ एन इकोनॉमिक मॉडल। सबसे पहली बात तो ये है कि कुर्नू का जो कंपटीशन है वो एक इकोनॉमिक मॉडल है। यूज टू डिस्क्राइब एन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इन विच कंपनी compete ऑन द अमाउंट ऑफ आउटपुट। यानी कि जो दो इसमें आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगे, वो दोनों अब उनको कितना आउटपुट यानी कि कितना प्रोडक्शन वो लोग कर रहे हैं, इस पे वो लोग दोनों के बीच में कंपटीशन छिड़ जाता है। तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेंगे, एक दूसरे से मतलब बात करके समझेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, समझेंगे कि हमको आगे किस प्रकार के स्टेप्स लेने चाहिए। अब मैं बताता हूँ। कुर्नू एज्यूम दैट देयर आर टू फर्म्स। कुर्नू ने एज्यूम किया कि यहाँ पे केवल और केवल दो फर्म है। तो मतलब इससे हम कह सकते हैं कि ये पूरा पूरा डिओपोली मॉडल है। ईच ओइंग अ मिनरल वेल, दोनों एक मिनरल वेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिनरल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो उनके प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस है, जिसमें किसी भी प्रकार का डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ऑपरेटिंग विद ज़ीरो कॉस्ट, कॉस्ट जो आ रही है प्रोडक्शन की वो ज़ीरो आ रही है। दे सेल देयर आउटपुट इन द मार्केट, फिर वो मार्केट में ले जाते हैं अपने आउटपुट को बेचने के लिए। विद अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होगी निश्चित रूप से, क्योंकि कॉस्ट जीरो आ रही है। ईच फर्म एक्ट्स ऑन द एजम्पशन दैट इट्स कॉम्पिटिटर विल नॉट चेंज इट्स आउटपुट। दोनों फर्म ये सोच के अपना अपना व्यापार करेगी कि जो उनका कॉम्पिटिटर है वो अपने आउटपुट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। ये वो एज्यूम करके चलेंगे और ये डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से कि उनका आउटपुट कितना होना चाहिए ताकि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट का फ़ायदा हो। तो ये एक जिस्ट था इस कुर्नू मॉडल का।
इसके कुछ एजम्पशन हैं। अब हम इस हर एजम्पशंस को अच्छे तरीके से समझेंगे कि कोर्नो मॉडल ने क्या क्या दिया। अभी तो हमने सिर्फ कंक्लूजन समझा। तो सबसे पहला एजम्पशन है टू फर्म्स, यानी कि ये यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि ये पूरा पूरा ड्यूओपोली मॉडल है। यहाँ पे दो फर्म है मार्केट में, एक ही कमोडिटी के दो फर्में हैं। ऐसा एजम्पशन का मतलब ऐसा इन्होंने मान लिया है, ऐसा इन्होंने मान लिया है। तो पहला उन्होंने क्या माना कि इस यहाँ पे दो फर्में हैं मार्केट में, एक कमोडिटी के, मतलब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये ड्यूओपोली मॉडल है। दूसरा है ईच ओन्स मिनरल वेल एंड होमोजीनियस, यानी कि हर फर्म्स जो है वो एक मिनरल वेल उन दोनों के पास है, मतलब कि एक पानी का कुआं है जो दोनों फर्में मिनरल वाटर का प्रोडक्शन कर रही है, पानी का प्रोडक्शन कर रही है, और जो प्रोडक्ट है वो एक ही जैसा है, किसी भी प्रकार का चेंजेस उस प्रोडक्ट में नहीं है। मीन्स देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन इन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ पर्सन या बोथ फर्म्स। थर्ड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ज़ीरो, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो आ रही है वो पूरी तरीके से शून्य है, जीरो के बराबर है। फोर्थ है नंबर ऑफ बायर इज लार्ज, ऑब्वियस सी बात है बायर हमारे ज़्यादा हैं। उसके बाद ईच फर्म इज़ अवेयर ऑफ मार्केट डिमांड कर्व, यानी कि यहाँ पे जो फर्में हैं वो एक दूसरे के डिमांड कर्व से पूरी तरीके से अवगत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले ड्यूओपोली होता क्या उसमें बताया था कि हर फर्में एक दूसरे के मार्केट के डिमांड के कर्व के से अवगत रहती हैं, जो कि क्या है, जो कि स्ट्रेट लाइन है और नीचे की ओर झुका हुआ है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। स्ट्रेट लाइन है और नीचे की ओर झुका हुआ है, मतलब कि ईच फर्म इज अवेयर ऑफ मार्केट डिमांड कर्व विच इज स्ट्रेट लाइन एंड स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो मार्केट का डिमांड कर्व इज नोन बाय एवरी सेलर, हर सेलर को एक दूसरे के मार्केट के डिमांड कर्व के बारे में पूरी तरीके से पता है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा पॉइंट है, इसको समझिएगा। ईच फर्म एक्ट्स ऑन द एजम्पशन, सब फर्में एक धारणा पे यानी कि एजम्पशंस मानती है और उसी पे अपना काम करती है। यहाँ पे उन्होंने एजम्पशंस क्या माना था कि उनका जो कॉम्पिटिटर है वो अपने आउटपुट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का चेंजेस वो अपने आउटपुट में उत्पादन में नहीं करेगा, ऐसा इन्होंने मान के चल रहा है, ये एजम्पशंस किया है इन्होंने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस कुर्नो मॉडल में स्पेशली। नेक्स्ट है ईच फर्म डिसाइड इट्स ओन आउटपुट, क्यों फर्म अपना आउटपुट डिसाइड करेगी, क्योंकि उससे अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। नेक्स्ट है ईदर ईच सेल देयर प्रोडक्ट एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, यानी कि नीदर ऑफ दीज फर्म फिक्स द प्राइस, मतलब कि दोनों में से कोई भी फर्में अपनी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स नहीं करती। हर फर्में अपने अपने प्रोडक्ट को जो मार्केट में जो मूल्य चल रहा है, जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, उसी पे वो अपना बेचना अपने प्रोडक्ट को चाहती हैं। तो ये कुछ एजम्पशंस थे, मान्यताएं थीं जो कि कुर्नो महोदय ने मानी है। तो अगर हम इसके जिस्ट की बात करें, समरी की बात करें, तो बस इतना समझ लीजिए कि ये मानते हैं कि बाज़ार में दो विक्रेता हैं, दो सेलर हैं और दो मिनरल वाटर के दो कुएँ हैं, दोनों कुएँ पास पास में हैं। तो जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि जब एक उद्यमी वहाँ पे तेल लेने के लिए आता है तो वह मानता है कि दूसरा विक्रेता यानी कि दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट की सप्लाई कांस्टेंट है, स्थिर है। तो कुर्नो ने इस दूसरे विक्रेता की सप्लाई को कांस्टेंट मान लिया है कि उसकी सप्लाई कांस्टेंट है और उसे कांस्टेंट मानते हुए अपने मॉडल की प्रस्तुति पेश की है। तो ये था कुर्नो मॉडल में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अब बढ़ते हैं इसकी डायग्राम की ओर। इसका डायग्राम भी काफ़ी इजी है। यहाँ पे डायग्राम पे आप देख पा रहे हैं कि OX पे मैंने प्रोडक्शन दिखा दिया है। तो यहाँ पे DQ यानी कि ये जो DQ है ये डिमांड कर्व है। ये दोनों सेलर्स यानी कि दोनों विक्रेता के डिमांड कर्व को इंडिकेट कर रहे हैं। और जो DE है यानी कि DE ये हिस्सा, बस DE है, ये मार्जिनल रेवेन्यू को शो कर रहा है। ओके, पहला बात सुनिए, जब एक विक्रेता, जब कोई पहला सेलर मार्केट में इंटर करता है तो वे OQ1 CP1, OQ1 और CP1 ये हिस्सा OQ1 एंड CP1 बराबर लाभ प्राप्त करता है। जब कोई पहला मार्केट में एंटर करता है तो वो OQ1 या कह सकते हैं CQ1 के बराबर CQ1 के बराबर लाभ प्राप्त करता है। जब दूसरा विक्रेता, जब दूसरा सेलर मार्केट में एंटर करता है तो वो मानता है कि जो पहला वाला विक्रेता है वो केवल OQ1 मात्रा में प्रोडक्शन करेगा,
यानी कि OQ1 मात्रा में प्रोडक्शन करेगा, तो ये जो दूसरा वाला सेलर है वो C पॉइंट पे प्रोडक्शन करता है, वो C पॉइंट पे अपना प्रोडक्शन करता है। C पॉइंट मतलब यहाँ पे C पॉइंट पे अपना प्रोडक्शन वो करता है। जो दूसरा वाला विक्रेता है वो C पॉइंट पे प्रोडक्शन करता है। क्यों? क्योंकि जब वो B जो दूसरा वाला है वो जब एंटर करेगा तो A का जो प्रॉफिट होगा, जो पहला वाले का प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, और प्राइस जो है वो OP1 से घट के OP हो जाती है। तो इन विक्रेताओं के बीच कीमतें इसी प्रकार से चलती रहती हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो ये था हमारा कुर्नू मॉडल। इसमें बस आपको इतना समझना है कि जो DQ है ये हमारा डिमांड कर्व है, ये दोनों विक्रेता के डिमांड कर्व को इंडिकेट कर रहा है। जो DE है वो मार्जिनल रेवेन्यू को शो कर रहा है, और जब एक विक्रेता यानी कि एक सेलर मार्केट में एंटर करता है तो उसे OQ1 या CP1 के बराबर लाभ प्राप्त होता है, प्रॉफिट मिलता है। तो जब दूसरा विक्रेता या दूसरा सेलर मार्केट में एंटर करता है तो वो मानता है कि जो पहला वाला सेलर है वो केवल OQ1 मात्रा में अपना प्रोडक्शन करेगा, तो ये बी सेलर यानी कि जो दूसरा सेलर है वो C पॉइंट तक अपना प्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि यहाँ तक अपना प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण जिसके कारण होता क्या है, जो A का प्रॉफिट यानी कि जो पहले वाले का प्रॉफिट है वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और प्राइस जो रहती है वो OP1 से घट के OP हो जाती है। तो इन विक्रेताओं के बीच में कीमतें इसी प्रकार से चलती रहती हैं। तो ये कुर्नू महोदय के द्वारा दिया गया ये मॉडल था, जिसके कुछ एजम्पशंस थे, जिसकी मीनिंग थी, और मैंने आपको इसके डायग्राम्स के बारे में भी स्पष्ट कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल की ओर, जिनका नाम है स्टैकलबर्ग्स मॉडल, जो कि इसी में हमारा दूसरे मॉडल के रूप में उभरते हैं। इनका पूरा नाम है हेनरी स्टैकलबर्ग्स। इन्होंने ये अपने मॉडल में ये बताया है कि यह मॉडल में एक प्रकार का सीक्वेंशियल गेम है। मतलब पहले एक एक्टिविटी में पार्ट लेगा, मतलब पहला जो व्यक्ति रहेगा वो एक एक्टिविटी में पार्ट लेगा, दूसरा उसको देखकर बाद में लेगा उसमें पार्ट। तो ये सीक्वेंस में एक्टिविटी चलेगी। कुर्नू में साइमल्टेनियस था, एक साथ था, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंशियल फॉर्म रहेगा। यहाँ पे पहला प्रोड्यूसर विल टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द आउटपुट एंड प्राइस, मतलब कि फर्स्ट प्रोड्यूसर विल टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द आउटपुट एंड द प्राइस, देन द सेकंड प्रोड्यूसर डिटरमाइंस हिज डिसीजंस रिगार्डिंग आउटपुट एंड प्राइस। ये है HIS होगा, HIS। तो मतलब कि पहला प्रोड्यूसर जो है वो सबसे पहले अपने आउटपुट और प्राइस के बारे में डिसीजंस लेगा, उसको देख के जो दूसरा वाला प्रोड्यूसर है वो अपने आउटपुट और प्राइस के बारे में डिसीजन लेगा। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल गेम चलता है, मतलब पहले एक एक्टिविटी में पार्ट लेगा, उस दूसरा उसे देखकर बाद में लेगा, उसमें उसी एक्टिविटी में वो दूसरा उसे देखकर बाद में पार्ट लेगा। अब चलते हैं इसके कुछ एजम्पशंस की ओर, कुछ मान्यताएं की ओर। तो इसमें मान्यता है कि 2 फर्में होनी चाहिए, इसीलिए इसको हम ड्यूपोली मॉडल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 फर्म के हम कंसीडर करेंगे। इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट हमें मिलता है, यानी कि एक ही तरीके के प्रोडक्ट है, बोथ फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो दोनों फर्में हैं वो एक ही तरीके के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रही हैं। तीसरा है फॉलो सेम डिमांड एंड कॉस्ट फंक्शन। जो दोनों फर्म हैं वो एक ही तरीके के डिमांड और कॉस्ट के फंक्शंस को फॉलो कर रही हैं। चौथा है डिसीजंस ऑफ बोथ फर्म्स, यानी कि एक फर्म जो पहली वाली फर्म उसको हम कह सकते हैं कि वो लीडर फर्म है, वो पहले अपने आउटपुट और प्राइस को डिसाइड करेगी, और जो दूसरी फर्म है उसको हम कह सकते हैं कि वो फॉलोवर फर्म है, वो बाद में करेगी। वो बाद में कब करेगी? वो लीडर फर्म के सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद अपने आउटपुट और प्राइस के बारे में डिसीजन लेगी। तो यहाँ पर डिसीजंस किसके रिगार्डिंग, यहाँ पर जो डिसीजंस की बात हो रही है वो कौन से डिसीजंस की बात हो रही है? अपने आउटपुट और प्राइस के डिसीजंस की यहाँ पे बात हो रही है। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में और समझते हैं स्टैकलबर्ग के कंपटीशन आखिर कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे 2 फर्म के रिएक्शंस कर्व है, एक ये। यहाँ पे 2 फर्म के रिएक्शंस कर्व हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फर्म 1 का जो रिएक्शन कर्व है वो है मेरा BB1, ये वाला, और जो फर्म 2 का रिएक्शन कर्व है वो हमारा है AA1। ये दोनों क्या है? ये दोनों आइसोप्रोफिट लाइन है, ये दोनों आइसोप्रोफिट लाइन है। अब समझिए, जब फर्म 1 लीडर है, व्हेन द फर्म 1 इज़ अ लीडर, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्म 1 लीडर है, फर्म 1 वो लीडर है, तो वो मतलब वो पहले डिसाइड करेगी, उस अपने आउटपुट को वो सबसे पहले डिसाइड करेगी। क्यों? क्योंकि वो बड़ी फर्म है और उसके पास इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल है। तो वो ये मान के चलेगा कि जो मेरा राइवल है, जो मेरा कॉम्पिटिटर यानी कि जो फर्म 2 है, वो अपने आप अपने आइसो प्रॉफिट कर्व पर काम करेगा। जो मेरा राइवल है वो अपने आप अपने आइसो प्रॉफिट कर्व पे वो काम करेगी। तो फर्म 1 के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो
अपने आउटपुट डिसीजन ले रहा है तो क्यों ना वो अपने कॉम्पिटिटर, अपने राइवल के भी आइसो प्रॉफिट कर्व पर भी काम करे और उसका भी डिसीजन वो खुद ही ले ले। तो वो पहले राइवल फर्म का रिएक्शन कर्व को देखेगा जो कि AA1 है, जो कि AA1 है, और अपने रिएक्शन फंक्शंस के कर्व को देखेगा जो जहाँ भी उसका लोएस्ट पॉसिबल आइसो प्रोडक्ट कर्व है। मतलब पहले AA1 उसके देखेगा, फिर अपने को देखेगा, अपने रिएक्शन कर्व को देखेगा, और जहाँ पे जो लोएस्ट पॉसिबल आइसो प्रोडक्ट कर्व है यानी कि सबसे न्यूनतम बिंदु जहाँ पे है, इस केस में न्यूनतम बिंदु हमको यहाँ पे मिल रहा है MN, ये वाला MN, ये जहाँ पे ये MN है तो ये MN राइवल के रिएक्शन कर्व को पॉइंट A पर टच कर रहा है। यानी कि जो MN है वो ये राइवल का ये रिएक्शन कर्व था, इसको पॉइंट A पे ये टच कर रहा है। तो ये कहा जाएगा कि A फर्म को ये MN इज़ द लोएस्ट पॉसिबल आइसो प्रोडक्ट कर्व, इज़ द लोएस्ट पॉसिबल आइसो प्रोडक्ट कर्व। जो ये MN है वो लोएस्ट पॉसिबल आइसो प्रोडक्ट कर्व है। मतलब इस पर आने के बाद, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मतलब इस पर आने के बाद A पॉइंट पर स्टैकेलबर्ग महोदय को अपना इक्विलिब्रियम मिल जाता है। A पॉइंट पे स्टैकेलबर्ग महोदय को अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है। साम्य की स्थिति उससे स्टैकेलबर्ग को यहाँ पे मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट पॉसिबल आइसो प्रोडक्ट कर्व है। तो पहले से रिएक्शन कर्व सेकंड फॉर्म को स्टडी, जो पहले से रिएक्शन कर्व है वो जो सेकंड फॉर्म का रिएक्शन कर्व है उसे स्टडी करता है और उसी के हिसाब से अपने आइसो प्रॉफिट कर्व को सेट करता है। जहां पर आइसो प्रॉफिट कर्व राइवल फॉर्म के रिएक्शन कर्व को टच करेगा, जो कि ये A वाला बिंदु है, वहीं पर उसे अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्शंस को कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे हमने फॉर्म 1 के रिएक्शन कर्व को लिया है और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने फॉर्म 2 के रिएक्शन कर्व को लिया है। तो यहाँ पे X1 प्रोडक्शन करने पे जो फॉर्म 1 जो कि लीडर है वो हम अगर X1 ये हिस्सा मैं आपको मिटा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ये फॉर्म 1 XOX1 ये प्रोडक्शन जो फॉर्म 1 कर रहा है जो कि लीडर है, इतना प्रोडक्शन कर रहा है, और जो फॉर्म 2 है वो X2 के बराबर OX2 के बराबर प्रोडक्शन कर रहा है। तो फॉर्म में OX1 जो प्रोडक्शन हो रहा है उतना तो उसने प्रोड्यूस कर लिया और केवल OX2 का प्रोडक्शन दूसरी फॉर्म को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिचुएशंस बन रही हैं और हम ये कह सकते हैं जो ये ई पॉइंट है, ई पॉइंट ये कुर्नू का मॉडल है कि किस तरह से धीरे धीरे चलते हुए हम आ जाएंगे जहाँ पे दोनों साथ में है। ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पे चले, धीरे धीरे यहाँ पे चले, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे मिल जाए, ये हमारे कुर्नू ने जो बताया है ये वो वाला पॉइंट है यहाँ पे। तो इसी प्रकार से इस केस में मैंने फॉर्म 1 को लीडर माना। इसी प्रकार से कुछ केसेस होंगे, एक केस और होगा जिसमें आप फॉर्म 2 को लीडर मान लेंगे। तो जब फॉर्म 2 को भी लीडर मानेंगे, जो फॉर्म 2 को जब आप लीडर मान लेंगे तो बस क्या होगा कि जो कर्व्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये हिस्सा, ये वाला जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो कर्व है वो यहाँ आ जाएगा। ये कब होगा? जब हम फॉर्म 2 को लीडर मानेंगे और ये इस वक्त मैंने फॉर्म 1 को लीडर माना है। अब अगर हम बात करें कि फॉर्म 1 को लीडर माना तो उसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, तो फॉर्म 1 ने अपने क्लोजेस्ट आइसो प्रॉफिट कर्व को इक्विलिब्रियम मान लिया। ये वाला हिस्सा अपने क्लोजेस्ट आइसो प्रॉफिट कर्व को इक्विलिब्रियम मान लिया और वहाँ पे अपना आउटपुट तय कर लिया जो कि ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा है OX1 के बराबर। यानी कि OX ये जो हिस्सा है, ये मेरा जो ये हिस्सा है ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फॉर्म 2 का जो कर्व है उससे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो काफ़ी हद तक दूर है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ये हिस्सा मेरा इक्विलिब्रियम, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म 2 है, तो ये काफ़ी हद तक दूर है। तो फॉर्म 1 को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उससे अपना आइसो प्रॉफिट कर्व को इक्विलिब्रियम मान लिया और उसी हिसाब से अपने अपने आउटपुट को वो तय कर लेगा, जिसको तय करने में उसे काफ़ी हद तक आसानी होगी। अब एक सिचुएशन बहुत छोटी सी है कि जब फर्म 1 और फर्म 2 दोनों ही लीडर बनने का प्रयास करते हैं। अभी तो हमने फॉर्म 1 और फॉर्म 2 कब कब लीडर होंगे उसको समझा, लेकिन मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसी है जब फॉर्म 1 और फॉर्म 2 दोनों ही अपने आप को लीडर बनने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों ही अपने आप को लीडर समझ रहे हैं। तो जब दोनों फर्म लीडर बनने का प्रयास करेंगे और अपने आउटपुट को दोनों फर्म में सेट करेंगे तो होगा क्या कि प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा, मूल्य का युद्ध शुरू हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और ये तब तक चलेगा जब एक फर्म अपने आप को सरेंडर ना कर दे, या दोनों फर्म में एक इसका सलूशन क्या है कि दोनों फर्म मिल के एक कोलाइजन बना ले, एक तरीके से एक मिल बैठ के बात कर ले और कॉन्ट्रैक्ट करके अपने काम को आगे बढ़े। तो ये था स्टैकेलबर्ग कॉम्पिटिशन्स के बारे में।
तो उम्मीद करता हूँ आपको कुरनू का मॉडल और स्टैकलबर्ग का मॉडल काफ़ी समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार के डाउट को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा, क्या क्या जाना। तो हमने इस वीडियो में सबसे पहले समझा कि ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, ओलिगोपोली की डेफिनेशंस क्या होती है, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा हमने। इसके बाद हम चले इसके ओलिगोपोली की स्पेशल सिचुएशंस की ओर, जिसको हम कह सकते हैं कि यह डियोपोली सिचुएशन है, डियोपोली मार्केट इसमें हमको फॉर्म होते हुए दिखता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने समझा। इसके बाद हमने दो मॉडल के बारे में पढ़ा। पहला था कुरनू मॉडल, दूसरा है स्टैकलबर्ग मॉडल, जो कि कुरनू महोदय ने दिया कुरनू मॉडल, स्टैकलबर्ग महोदय ने दिया स्टैकलबर्ग मॉडल। उन्होंने अपने मॉडल्स में क्या बताया, उसकी कुछ मान्यताएं क्या क्या थी, कुरनू के एजम्पशंस क्या क्या थे, और उसके डायग्राम्स के बारे में जाना। इसी हिसाब से हमने स्टैकलबर्ग के मॉडल के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा। फीचर्स के बाद हमने समझा कि इसमें क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या एजम्पशंस हैं। इसके बारे में जानने के बाद हमने इसके कॉम्पिटिशन्स की एक परफेक्ट डायग्राम का एनालिसिस किया कि इसके डायग्राम की क्या क्या एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। इस चीज़ों के बारे में हमने समझा कि कब कब फॉर्म 1 लीडर होगी और किस प्रकार के अपने आइसो प्रॉफिट कर्व और अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिसाइड करेगी। तो ये सब हमने इसमें जाना समझा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।